नमस्कार दोस्तों, मैं भीष मणि द्विवेदी आपका अपना यूट्यूब चैनल भूपेंद्र मिश्रा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। तो इस संरक्षण अधिनियम के बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे। अभी आपका जो एग्ज़ाम होना है फूड इंस्पेक्टर का, उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर भूपेंद्र मिश्रा ऐप पर आप जाएंगे तो टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी और इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज़ कर सकते हैं 199 रुपये में। यहाँ पर 8 सेट है, 1 सेट फ्री दी जा रही है। आप उस फ्री टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करें, इससे आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ पर कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है तो सुधार किस सब्जेक्ट में आपको करना है, कितना ध्यान देना है, आपको जानकारी हो जाएगी। अभी आपके पास समय है, समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं और लगा करके अपने जो स्तर है उसको चेक कर लीजिए। आपको ये मात्रा 199 रुपये में मिल जाएगी। अगर इससे डाउनलोड करने के बाद किसी प्रकार की या डाउनलोड संबंधी कोई समस्या हो रही है तो ये जो नंबर डिस्प्ले है उस नंबर पर आप कॉल करें और सर से बात करें, आपको सर के द्वारा जो है मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं सीधा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये जो संरक्षण अधिनियम है आखिरकार लाया क्यों गया, इसके लाने के पीछे क्या है? उपभोक्ता माने जो उपभोग करता है, संक्षिप्त समझो यानी शब्द में समझो तो जो उपभोग करता है वो उपभोक्ता है। चाहे कोई वस्तु के उपभोग करे, वो सेवा के उपभोग करे। तो अपने जीवन में जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अपने प्रयोग हेतु वस्तु और सेवाओं को खरीदता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। इस धारा अधिनियम के परिभाषा के अनुसार चाहे वो खरीदता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। सेवा खरीदे या कोई वस्तु खरीदे, जैसे सेवा खरीदना माने आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, उसके बाद आप अपना जो है वार्तालाप कर पाते हैं, नेट वगैरह चला पाते हैं, तो आपने सेवा उनसे खरीदा ना, तो आप क्या हुए? उनके उपभोक्ता हो गए। या आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो भी आप क्या हैं? उपभोक्ता हैं। लेकिन अपने प्रयोग के लिए आप अगर खरीद रहे हैं, तब आप खरीद लिए और ले जा कर के उसे बेचने के लिए कर रहे हैं तो आप उपभोक्ता नहीं हैं। आप अपने प्रयोग के लिए अगर खरीद रहे हैं तो आप क्या हैं? उपभोक्ता। इस बात को आपको जानना है। इसका और अच्छे से परिभाषा हम धारा 2 में पढ़ेंगे। तो फिलहाल एक संक्षिप्त इनका जानकारी आपको रखें, उसमें और जान लें कि व्यापार उद्योगों के शोषण से उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। कि जो व्यापार है या उद्योग हैं उनके द्वारा होने वाले जो शोषण है, किनका? उपभोक्ताओं का जो शोषण होता है, उनके हितों की रक्षा करना इस अधिनियम का क्या है? उद्देश्य था। जब बनाया गया तो इनका उद्देश्य यही लेकर के बनाया गया कि जो उपभोक्ता हैं उनका क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए, उनके हितों की संरक्षण हो। अब देखते हैं क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे देश में अचानक से आ गया कि इससे पहले और कहीं पर ये जो प्रक्रिया है वो चली थी। तो आपको यहाँ पर तीसरी बात याद रखना है कि उपभोक्ता आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था अमेरिका में। कौन सा देश में? अमेरिका देश में। अब यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाता है, उपभोक्ता आंदोलन निम्न में से किस देश में प्रारंभ हुआ था? अमेरिका, जापान, फलाना ठिकाना जो भी दे दें ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है अमेरिका। यहाँ से प्रारंभ हुआ था। प्रारंभकर्ता रल्फ नाडेर द्वारा किया गया था, और अन्य नाम दें कोई दिक्कत नहीं, रल्फ नाडेर आपको याद रखना है। ऑप्शन में ढेर सारे हो सकते हैं। अब उसके बाद आपको देखना है कि इसमें 15 मार्च को 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में रल्फ नाडेर के द्वारा जब ये किया गया तो अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी द्वारा विधेयक को अनुमोदित किया गया। तो प्रश्न बनता है यहीं पर, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी आपको याद रखना है। नाम क्या है? जॉन एफ कैनेडी। वो चाहे और अन्य नाम देंगे वहाँ जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जॉन एफ कैनेडी के द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये अमेरिका वाली बात हो गई। कितने तारीख को? 15 मार्च को। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा तारीख को? 15 मार्च को। यहाँ भी प्रश्न बन गया कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप याद रखें। अब देखते हैं कि भारत में इसका क्या कंडीशन रहा। भारत में 1966 में JRD टाटा किसके नेतृत्व में, JRD टाटा के नेतृत्व में फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में की गई थी। तो और जो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उनके माध्यम से फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में की गई थी। अब यहाँ से भी प्रश्न बनेगा भारत में किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया, तो JRD टाटा। फिर आप देखते हैं कि इनके द्वारा जो एसोसिएशन की स्थापना की गई थी संगठन की, वो क्या है, फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन। तो कौन सी संस्था थी, तो ये संस्था का नाम याद रखें, फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन। कहाँ की गई थी, स्थान भी पूछ दे तो आपको याद रखना है मुंबई में। इसके जगह और अन्य नाम दिया जा सकता है ऑप्शन में, हर एक पॉइंट से प्रश्न बनते जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मुंबई में है। अब आगे ये हुआ कि भारत में 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उसके पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में जो है पारित किया गया और राष्ट्रपति उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। तो ये पूरे देश भर में लागू हो गया। अब यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि जब उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पारित किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, आंसर राजीव गांधी। ठीक है, कितने तारीख को है, तो आप 24 दिसंबर याद रखेंगे। तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। आप एक और देख लेना कि ये कितने नंबर के थे, आपके लिए होमवर्क, आप कितने नंबर के थे ज्ञानी जैल सिंह, ये भी देख ले रहना, क्योंकि जब प्रश्न पूछते हैं तो कहीं से भी इधर उधर कर दिया जाता है। तो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति उस समय थे तत्कालीन। तो राष्ट्रपति पर प्रश्न बनाए तो आप ये बता देंगे कि राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह थे। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। ये प्रश्न हो गया। 24 दिसंबर को पास होने के कारण ये भारत में क्या मनाया जाता है, इसको उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे राष्ट्र में, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण का सर्वप्रमुख दायित्व किसका है, तो राज्य का है। किसका है, राज्य का। यहाँ और अन्य ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको याद रखना है सर्वप्रमुख दायित्व किसका है, तो राज्य का है। तो इससे ढेर सारे आपके ऑप्शन क्वेश्चन बन जाते हैं और ऑप्शन रहेंगे, बस मुख्य पॉइंट आपको याद में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम जो 1986 के अधिनियम है उसमें धाराओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस धारा या इस अधिनियम में जो है 31 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कितनी धाराएं हैं, तो आपको बताने 31 धाराएं हैं। अब जानना है आपको कि इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अब तक के कितने संशोधन हो चुके हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अब तक के जो है 3 संशोधन हो चुके हैं। सबसे पहले हुआ था 1993 में, फिर 2002 में और 2019 में। ठीक है, तो ये 3 बार इनका संशोधन किया जा चुका है। 2019 में जो संशोधन हुआ है वो 20 जुलाई 2020 से देश में लागू है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कितने बार संशोधन किया गया है। 1993, 2002, 2019 तीनों सही है ऐसा बताएंगे, या सन को इधर उधर करके भी आपको प्रश्न दिया जा सकता है, तो उनमें से आपको इसको निकालने हैं। लागू कब हुआ ऐसा पूछ लें तो 20 जुलाई 2020 से लागू है ऐसा आपको बताना है। अब देखते हैं जो इसमें 31 धाराएं हैं उनमें से पहला धारा में क्या बात है। तो धारा नंबर 1, इस धारा में इस कानून का नाम उल्लेखित किया गया है, नाम आपको पता ही है, तथा यह कानून संपूर्ण भारत में लागू होगी, पूरे देश के लिए है ये। लेकिन उस समय जब बनाया गया था तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, किंतु वर्तमान समय में अगर आप देखते हैं तो 31/10/2019 से 370 हट गया जम्मू कश्मीर से, तो उसके बाद से वहाँ भी लागू है। तो जम्मू कश्मीर कब से लागू है सब पूछे तो 2019 से, वो भी 31/10/2019 से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर धारा 2। धारा 2 में क्या है, इस धारा में उल्लेखित विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं उल्लेखित हैं। तो जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके परिभाषाएं दी गई हैं। तो कौन कौन सी परिभाषा आप देखें, जिसमें है उपभोक्ता क्या है, फिर परिवादी तथा
शिकायत या परिवाद की परिभाषाएं शामिल है। इसमें आपने देखा उपभोक्ता, परिवादी तथा शिकायत या परिवाद की परिभाषाएं शामिल है। अब हम सर्वप्रथम इस परिभाषा में देखें कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता क्या है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं उपभोक्ता जो इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कैसे परिभाषित किया गया है। पहला बात आप जान लें, ऐसा पॉइंट में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट में रख दिया हूँ। ऐसे व्यक्ति से है जिसने किसी भी वस्तु, पदार्थ तथा सेवा को प्राप्त करने के लिए भुगतान किया हो। जो भुगतान कर रहा है, चाहे वस्तु प्राप्त करे या सेवा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अंशतः भुगतान किया, थोड़े मात्रा में भुगतान किया हो या भुगतान का वचन दिया हो, ये सब उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। पहली बात आपको याद रखना है, वो चाहे अंशतः कुछ मात्रा में दे दिया रहे या देने का वचन भी दे दिया है तो भी वो उपभोक्ता है। दूसरा बात, सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उपयोग करता है, उसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। तीसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वाणिज्य प्रयोजन के लिए सेवा लेने वाला व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। अगर कोई सामान खरीदा और खरीद करके उस सामान को बाहर बेचने के लिए खरीदा है तो ऐसे श्रेणी में उसको हम उपभोक्ता नहीं मानेंगे, क्योंकि वो स्वयं के उपयोग के लिए नहीं खरीदा, वो दूसरे को बेचने के लिए, लाभ के लिए खरीदा है, तो ऐसे में उपभोक्ता नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसको उपभोक्ता श्रेणी में नहीं रखा जाता। फिर और अगली बात जानकारी रखें, स्वनियोजन द्वारा अपनी जीविका उपार्जन के प्रयोजन के लिए ली गई सेवाएं अथवा क्रय की गई वस्तुएं इससे भिन्न समझी जाएंगी। तो ऐसा अगर बना दे पॉइंट तो आपको इन सब पॉइंट को चयन करके रखना है। ये वाणिज्य प्रयोजन के लिए सेवा लेने वाला व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता, इस बात को आपको यहाँ पर जानना है। उपभोक्ता का मतलब आप जान गए कि चाहे वो भाड़े से ले या अंशतः भुगतान किया हुआ हो या भुगतान का वचन दिया रहता है सेवा वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो उसको हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता अधिकारों का हनन होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने हेतु कौन शिकायत दर्ज करा सकता है, अर्थात परिवादी। तो इसमें कोई उपभोक्ता भी हो सकता है, कोई भी पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता के संगठन हो सकते हैं, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, अनेक उपभोक्ताओं की ओर से जिनका समान हित है, एक या अधिक उपभोक्ता इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। परिवादी के अंतर्गत प्रश्न आ जाए कि परिवादी में सम्मिलित हैं तो आपको बताना है कि उपभोक्ता भी शामिल है, कोई भी पंजीकृत शैक्षिक उपभोक्ता संगठन भी शामिल है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, अनेक उपभोक्ताओं की ओर से जिनका समान हित है, एक या अधिक उपभोक्ता, ये सब सम्मिलित हो जाते हैं किसके अंतर्गत, परिवादी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगली बात, परिवादी द्वारा दर्ज शिकायत निम्नलिखित में से संबंधित होगा तभी उसे परिवाद माना जाएगा। अगर कोई शिकायत करता है तो शिकायत के लायक होना भी चाहिए तभी उसे शिकायत माना जाएगा, इसमें ये उल्लेख है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से शिकायत होना चाहिए। जब किसी व्यापारी अथवा सेवा प्रदाता द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया गया हो, पहली कंडीशन बना कि व्यापारी द्वारा क्या किया गया हो, अनुचित व्यवहार किया गया हो। तब दूसरा कंडीशन देखते हैं, क्रय किए गए अथवा क्रय के लिए सहमत माल में त्रुटियां आने पर, क्या आने पर, त्रुटियां अगर आ जाए, उसमें कमी हो जाए, किसी प्रकार उसके मापतल में कमी देखें या उसकी गुणवत्ता में आपको कमी देखने को मिले, तब उसमें क्या हो कि आप इसे परिवाद का विषय माना जाएगा, अन्यथा नहीं। आगे देखते हैं सी में कि क्रय किए गए पदार्थ अथवा भाड़े पर लिए गए सेवाओं में किसी प्रकार की कमी है तो भी ये परिवाद का विषय है। अब देखें डी, किसी व्यापारी अथवा सेवा प्रदाता द्वारा माल या सेवाओं में अधिक कीमत ली गई हो, जो भी माल या सेवा दिया गया है उसका कीमत अगर ज़्यादा ले लिया जाता है तो भी परिवाद का विषय है। आगे आप देखें, किसी भी माल अथवा पदार्थ का निर्धारण मानक की उल्लंघन की स्थिति में तथा जीवन और सुरक्षा के लिए अगर हानिकारक है तो ऐसे दशा में भी क्या है, वो परिवाद के लिए माना जाएगा। ये आपको बताने हैं कि अगर ये परिसंकट का विषय बन जाए, जीवन के लिए हानिकारक है, तब भी परिवाद का विषय हो जाता है।
ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सेम टू सेम ऐसे ही भी प्रश्न बनाया जा सकता है। परिवादी द्वारा दर्ज शिकायत निम्नलिखित में से संबंधित होगा तभी उसे परिवाद माना जाएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे, और फिर इसके बाद अगर उसको अलग करने वाला है तो अलग से ऑप्शन डाल देंगे, उसको अलग करना है आपको, इसको बस ऐड करके रखना है। या फिर लास्ट में उपरोक्त सभी, यहाँ का 3 भरे और लास्ट में बोल दिए उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं धारा 3 के बारे में। 2 तक हमने देख लिया। धारा 3 में कौन सी बात है? धारा 3 उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति या राहत देने के अन्य प्रचलित कानूनों के अलावा, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में उपलब्ध है। मतलब अगर वहाँ पर उपभोक्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति के लिए अगर कोई कानून प्रचलित भी है तो भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अतिरिक्त व्यवस्था करेगी। मतलब यहाँ से उनका सहयोग लिया जा सकता है, इसका लाभ लिया जा सकता है। ये धारा 3 में बताया गया। धारा 4 में देखें क्या है। धारा 4, इस धारा में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में, भारत सरकार के कौन? प्रभारी मंत्री, ठीक है, वो भी उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन का प्रावधान है। अब प्रश्न बनता है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण गठन का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 4 में है। और किसके माध्यम से हो रहा है? तो उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में होना है। और जिसमें देखिए सदस्य कौन रहेंगे, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। तो आपको ये तीनों बातों को याद रखना है। ये धारा 4 में। धारा 5 में क्या है ये देखते हैं। धारा 5, ये जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो गठन हुआ है, बैठक भी जरूरी है। तो बैठक कैसे होनी चाहिए? तो कम से कम वर्ष में 1 बार अवश्य होगी। अध्यक्ष के विवेकानुसार बैठक निर्धारित स्थान और समय पर तथा निश्चित किए गए एजेंडे पर होगी। जो भी बैठक होगी वो उनके विवेकानुसार निर्धारित स्थान पर, निर्धारित समय में और निश्चित किए गए एजेंडे पर होगी और साल भर में 1 बार अवश्य होना चाहिए। तो ये हो जाता है धारा 5। धारा 3 को याद कर सकते हैं। राहत, राहत में 3 शब्द है, इससे आप इनको जोड़ करके याद कर लें कि राहत देने वाली बात कही गई है धारा 3 में। 4 में देखिए, 4 माने विचार, कौन सा विचार आ गया? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन का विचार आया। फिर 5 लोग बैठ जाते हैं तो पंचमन्वेश्वर ऐसे बोलते हैं। तो पंचमन्वेश्वर अक्सर बैठक वाला काम में 5 लोग शामिल रहते हैं। तो ये धारा 5 तो ये बैठक से संबंधित है, ऐसे याद कर लें। और कम से कम वर्ष में 1 बार अवश्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक के। बाकी आगे की धारा 6, 7, 8 कल देखेंगे, कल की क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।